स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बहुपद। और बहुपद में सबसे पहले बात करेंगे हम बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक समझने के लिए हम जानते हैं कि अंकगणित में जैसे हम अंकों का प्रयोग करते हैं 1, 2, 3, 4 और अप टू सो ऑन -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, इस प्रकार के नंबर्स हम यूज करते हैं। और बीजगणित के अंदर हम जो नंबर यूज करते हैं वो x, y, z या p, q, r इस प्रकार के बीजीय नंबर प्रयोग करते हैं। जब इन दोनों प्रकार के नंबरों के बीच कोई रिलेशन, कोई ऑपरेशन होता है, जैसे माना 2 और x को गुणा कर दें 2x मिल जाएगा, 4 और y को गुणा कर दें 4y मिल जाएगा, -2 और p को गुणा कर दें -1 को कर दिया हमने तो -p मिल गया, r और 3 को कर दें तो -3r मिल गया। तो ये एक प्रकार के व्यंजक हमको प्राप्त होते हैं। ये केवल गुणा करने से प्राप्त हुए। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो ये x+2 हो जाएगा, ये y+4 हो जाएगा, ये y-1 p-1 हो जाएगा और ये r-3 हो जाएगा। इस प्रकार के अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये ऑपरेशन इसमें लगेगा। अब हम माना भाग देंगे तो ये x/2 हो सकता है, ये y/2 हो सकता है, ये -p हो सकता है, भाग 1 से भाग देंगे, और ये -r/3 हो सकता है। अब ये जो व्यंजक हैं, इन व्यंजकों को अगर हम जोड़ दें, ये भी आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ये सरल बीजीय व्यंजक हैं। और इन सरल बीजीय व्यंजक जैसे गुणा करके ये आए हमको हमारे पास, तो इन व्यंजकों को हम एक पदीय व्यंजक कहेंगे। एक पदीय व्यंजक हैं ये। अगर हमने इन दो को 2 ऐड करके तो ये द्विपदीय कहलाएंगे, द्विपदीय व्यंजक कहलाएंगे। और माना कि इस प्रकार के हम बहुत सारे व्यंजक बनाएं और उनको जोड़ दें तो हमारे पास आ सकता है बहुपदीय व्यंजक, त्रिपदीय आ सकता है, बहुपदीय व्यंजक। अब प्रश्न ये आता है कि अगर एक कोई बहुपदीय व्यंजक है तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे अब बहुपदीय व्यंजक का व्यापक रूप। बहुपदीय व्यंजक का व्यापक रूप। बहुपदीय अगर कोई व्यंजक है और एक चर वाला अगर हम लें, केवल एक चर में, तो एक चर वाला जो बहुपदीय व्यंजक होगा उसको px के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इस px की जो वैल्यू होगी वो हम किस प्रकार से लिखते हैं, कांस्टेंट नंबर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू सो ऑन, अर्थात प्लस अगर इसको मैं a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस अप टू सो ऑन, ये इसका अंतिम पद लिख सकते हैं हम anx⁴n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी बीजीय व्यंजक के लिए जो बहुपदीय व्यंजक है उसका व्यापक रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे हम इस चीज को हमारा समझना जरूरी है कि जो हम a0, a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an ले रहे हैं, तो ये क्या है, अंगणितीय
अंक हैं, अर्थात इनकी वैल्यू इस प्रकार से होगी 1 2 3 अप टू सो ऑन, या ये -1 -2 -3 और सो ऑन में होगी। और जो हम x ले रहे हैं, जो इसमें x इंट्रोड्यूस किया है हमने, वो बीजी नंबर है, बीजी संख्या है, और इस बीजी संख्या को कहते हैं हम चर, और जो ये नंबर लिए हमने इनको कहते हैं हम अचर। तो इस प्रकार से चर और अचर का जो के बीच जो एक प्रकार से संक्रियाएं यूज की जाती हैं, उसी से हमारा बीजी व्यंजक बनता है। और उस बीजी व्यंजक वो एक पदी हो सकता है, वो द्विपदी हो सकता है, वो त्रिपदी हो सकता है, और वो बहुपदी हो सकता है। तो एक पदी है तो इसका मतलब एक होगा, उसमें एक का मतलब जैसे 2x होगा, 3y होगा, इस प्रकार ये एक पदी हो गया। द्विपदी के लिए x + 2 हो सकता है, या 3y - 5 हो सकता है। त्रिपदी के लिए समझ लीजिए आप, जैसे x² - x + 1 हो सकता है, y² + 2y - 3 हो सकता है। ये त्रिपदी हो गया, और इससे ज्यादा होता है तो हम उसको बहुपदी व्यंजक की श्रेणी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से ये जब हम समझ जाते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा शब्द आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, तो बहुपद के शून्यक को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई बहुपद है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य क्या होते हैं? अगर कोई बहुपद हमारे पास है, तो जैसे माना हमने कहा था कि px हमारा बहुपद है a0 + a1 x + a2 x² + अप टू सो ऑन + an x⁴n। ये अगर हमारा बहुपद है, और यहाँ पर x = कोई मान रखने, सपोज p रख दिया मैंने, रखने पर यदि p स्मॉल p इसको मान लीजिए कि वैल्यू अगर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो x = p, इसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अर्थात p जो वैल्यू है वो इसकी शून्यक होगी, ये शून्यक होगी। x = p जो मान है ये इस बहुपद का शून्यक होगा। इसको हम एक उदाहरण के से भी समझ सकते हैं, और ये उदाहरण हम प्रश्नावली 2.1 में इसको करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित बताइए। जैसे प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें x एक चर है, इसमें चर है x केवल, तो ये क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। दूसरा है y² - +√2, तो इसमें भी एक ही चर है। चर कौन सा है? y है, तो ये भी एक चर में बहुपद है। तीसरा है 3√t + -t√2। अब इसमें देखिए, अगर वो चर एक चर वाला बहुपद की जो कंडीशन है, इसमें भी एक चर है लेकिन n की घात क्या नहीं है? धन पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर चर तो एक है, चर है t,
लेकिन t की घात कितनी है, t की घात कितनी है, 1/2। इस t को अगर आप देखेंगे तो इसको 3t टू दी पावर 1/2 माइनस t√2 लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से घात क्या नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है कि n की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो उसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगला है y प्लस 1/y। तो इसको भी जब मैं लिखूंगा तो y प्लस y की घात -1 हो जाएगा। तो चर तो एक है, ठीक है, y हो गया, लेकिन y की घात क्या है, घात कितनी है, -1 भी है। तो ये भी क्या नहीं होगा हमारा, एक चर में एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि जैसे अंतिम वाला है कि x की घात 10 प्लस y की घात 2 प्लस t की घात 50, y की घात 3 था। तो इसमें चर कितने हो गए हमारे, इसमें चर आए x, y और t। तो बट नेचुरल है कि ये क्या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये बताने में सक्षम हो जाते हैं कि कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन एक चर वाले बहुपद नहीं है। अर्थात एक चर वाले बहुपद के लिए दो चीजें हमको देखनी होती हैं, एक तो चरों की संख्या देखनी होती है और दूसरा हमको चरों की घात देखनी होती है। चर एक ही आना चाहिए और घात पूर्णांक आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद, दिए गया जो एक्सप्रेशन है वो एक बहुपद है। वो पॉलिनॉमियल तभी बनेगा, वो एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो बहुपद बनने के लिए ये दो कंडीशनें फुलफिल होनी जरूरी है। अगर ये ऐसा फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद नहीं है। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में आएंगे आप। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब गुणांक क्या होता है, जो जिसका आपको गुणांक पूछा जा रहा है उसकी जो अचर राशि होती है उसको हम उसका गुणांक कहते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर 2 + x² + x, और किसका गुणांक पूछा गया है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक ज्ञात करने के लिए आप देख रहे होंगे कि इसके साथ कोई नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके साथ कोई नंबर न दिखाई देने का मतलब हुआ ये है 2 + 1 × x² है, ये प्लस x है। जब किसी के आगे कोई नंबर नहीं होता है इसका मतलब उसके गुणा में 1 है, तो उस समय उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1, राइट। इसी प्रकार से जैसे दूसरा है 2 - x² प्लस x³। अब यहां पर अगर x² का गुणांक देखेंगे हम, x² का गुणांक, तो कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि इसका गुणांक कितना है। आप सोचोगे फिर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर साइन भी आपने कंसीडर करना है। इसको लिख सकते हैं हम 2 + -1 × x²। ये प्लस माइनस का माइनस हो गया होगा, और x³ तो यहाँ पर गुणांक की जो राशि है वो ये वाली है, अर्थात इसको कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसका तीसरा हमारे पास जो नंबर है वो π/2 x² + x है। तो यहां पर तो क्लियर है कि x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा एक्स स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर पाई को आप चर नहीं लेंगे, पाई हमेशा ध्यान रखना है कि पाई एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर राशि है, तो इसको हम पाई अपॉन 2 इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें वो है √2 इंटू एक्स माइनस 1, और इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक्स स्क्वायर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई देने का मतलब हुआ इसको लिख सकते हैं हम 0x² प्लस √2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर न दिखाई देना माने उसका जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है वो 0 है, और 0 से जब एक्स स्क्वायर गुणा हुआ तो वो 0 हो गया, तो बचा हमारे पास √2x माइनस 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। अब देखिए हम प्रश्नावली 2.1 का जो कक्षा 9 की है उसी का प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं। हमें पूछा गया 35 घात वाला द्विपद तथा 100 घात वाला एकपदी व्यंजक लिखिए, एकपदी बहुपद लिखिए। तो अगर हम इसको सिंपली देखें तो 35 घात वाला अगर चर कुछ भी ले लें हम, x की घात होना चाहिए 35 और प्लस b होना चाहिए। अब इसके उदाहरण के रूप में, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी, अगर इसका उदाहरण ले लो, मैं इसका मान 2 रख दूं, x की घात 35 प्लस b का मान कुछ भी रख दूं 5 रख दूं, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। आपको एक उदाहरण देना था, अगर आप चाहें तो इसके बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, a के स्थान पर 3 रख दें, b के स्थान पर 9 रख दें, तो इस प्रकार से कई उदाहरण बन सकते हैं। 100 घात वाला एक पदी बहुपद आपको लिखना है, तो एक पदी होना चाहिए वो, अर्थात ax की घात 100, और ax की घात 100 का मतलब a का मान आप बदल सकते हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो a का मान आप लिख सकते हैं 2x की घात 100 या 5x की घात 100। ये सब किसके उदाहरण हैं, एक 100 घात वाला एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। तो इसमें कोई कुछ भी लिख सकता है, a और b जो मैं लिख रहा हूं उनको आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं उनको, लेकिन x की घात 35 आनी चाहिए और इसमें x की घात 100 आनी चाहिए। अब इसी में प्रश्न नंबर 4 है कि बहुपद की घात लिखिए, हमको इनमें बहुपद की घात लिखनी है। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। बहुपद की घात का मतलब होता है जो चर है उसमें उस चर की जो अधिकतम घात होती है। यहाँ पर चर है x की घात 3, x की घात 2 और x की घात 1। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो इसकी घात हो जाएगी जो सबसे ज्यादा घात है x की, और वो है 3, तो इसकी घात हो गई 3। इसमें देखेंगे तो चर हमारा y है, 4 से कोई मतलब नहीं है, और y की घात 2 है, बाकी y भी नहीं है इसमें, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। इसमें देखेंगे 5 और 7 ये तो अचर राशियां हो गई, तो चर क्या हुआ इसमें t, तो इसकी घात आ जाएगी, क्योंकि एक ही है इसमें और उसकी घात कुछ नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी घात 1 होती है। जब कहीं पर कोई चर लिखा जाता है और अगर उसके ऊपर से घात इंडिकेट न हो, घात न दिखाई गई हो, तो उसकी घात सदैव 1 होती है। और यहाँ पर केवल 3 है, यहाँ पर चर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है इसको हम लिख सकते हैं 3x⁻0, अर्थात जहां पर कोई x नहीं है वहां पर भी x होता है। और हमको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चर की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है 1, 3 × 1 है ये। तो इसकी घात कितनी होगी, अगर हम x की घात देखें, कांस्टेंट बहुपद कहते हैं इसको, अचर बहुपद कहते हैं, और इसकी घात हो जाएगी 0। घात कितनी हो जाएगी
0। तो ये अचर बहुपद है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल आपके लिए थे। और इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को भी जल्दी से इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। और वो है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसका मतलब प्रश्न नंबर 5 में हमने घात के आधार पर बहुपदों को छांटना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हम देखेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक का मतलब जहां चर की घात 1 होती है, चर की घात कितनी होती है? केवल 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें आप फोर्थ देखेंगे 1 + x, ये रैखिक है। दूसरा आप देखेंगे 5वां ये 3t, ये रैखिक है, इसकी घात भी 1 है। और बाकियों की घात 1 से अधिक है तो वो रैखिक नहीं होंगे। दूसरा हमको देखना है कि इसमें कौन द्विघाती है। द्विघातीय बहुपद अर्थात जिसमें अधिकतम घात 2 हो। तो अधिकतम घात 2 वाला एक तो पहला है हमारा, जिसमें क्या है? x² + x है। दूसरा हमारा है तीसरा वाला भी द्विघाती है, उसमें हमको क्या दिया गया है? y + y² + 4। तो इसमें भी अधिकतम घात आप देख रहे होंगे 2 आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे 6वां, इसमें क्या लिखा हुआ है? r²। तो यहाँ पर r क्या है? आपका चर है और उसकी घात 2 है, तो ये भी द्विघातीय हो गया और बाकी कोई द्विघातीय नहीं है। इसके बाद फिर त्रिघातीय बहुपद आपको निकालना पड़ेगा। त्रिघातीय बहुपद के लिए अगर बहुपद हमको निकालना है तो उसमें देखिए 3 घात किस में है। एक तो दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे आप, क्या है हमारे पास? x - x³ अर्थात x की अधिकतम घात कितनी हो गई इसमें? 3। और एक आपका लास्ट वाला 7वां वाला है, और इसमें देखेंगे आप 7x की घात 3। तो ये एक पदी तो है लेकिन घात इसकी 3 है। तो ये अगर घात के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो ये त्रिघातीय बहुपद में चला जाएगा। तो इस प्रकार से घात के आधार पर और पदों के आधार पर हम इसको घात के आधार पर रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय बताते हैं, और पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपदी बहुपद दिखाते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि प्रश्नावली 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। और आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये अच्छे से समझ में आ गए तो इसको देखिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।